नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र 2024। अब से सिर्फ 100 दिन का समय बचा है। 2024 के लोकसभा चुनाव का दंगल बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में प्रधानमंत्री मोदी ताल ठोक कर कह रहे हैं कि आएगा तो मोदी ही। तीसरी बार बीजेपी सरकार बनाएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी राजनीति नहीं बल्कि राष्ट्रनीति करते हैं। और आज उन्होंने एक बार फिर कहा कि एनडीए सरकार 400 के पार होगी, और इसकी ताकीद खुद विपक्ष के नेता कर रहे हैं। वो नारे लगा रहे हैं कि अब की बार एनडीए सरकार 400 के पार। लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि इस जादुई और रिकॉर्ड आंकड़े को छूने के लिए बीजेपी को 370 सीटों का माइलस्टोन पार करना होगा। लेकिन भारत जैसे विशाल देश में 400 प्लस का सपना देखना और इतना बड़ा संकल्प उठाना कैसे पूरा होगा? कैसे प्रधानमंत्री मोदी वो रिकॉर्ड बनाएंगे जिसे देखकर ही विरोधी पस्त हो जाएंगे? इस पर आज हम करेंगे कुरुक्षेत्र में बड़ी बहस। साथ ही थोड़ी ही देर में हम आपको आंकड़ों से भी समझाएंगे कि क्या 400 प्लस सीटें जीतना मुमकिन है। वैसे विरोधी हो या बीजेपी के नेता, कहते जरूर हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। बहरहाल पहले आपको आज सुनवाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे बड़ा दावा किया। आज विपक्ष के नेता भी एनडीए सरकार 400 पार के नारे लगा रहे हैं। और एनडीए को 400 पार कराने के लिए भाजपा को 370 का माइलस्टोन पार करना ही होगा। मैं बीजेपी सरकार का तीसरा टर्म सत्ता भोग के लिए नहीं मांग रहा हूं। मैं राष्ट्र का संकल्प लेकर निकला हुआ व्यक्ति हूं। अगर मैं अपने घर की ही चिंता करता तो आज करोड़ों गरीबों के घर नहीं बना पाता। मैं देश के करोड़ों बच्चों के भविष्य के लिए जीता हूं, जागता हूं, जूझता रहता हूं। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो बड़ा दावा कर दिया, लेकिन आंकड़े क्या कहते हैं और ये संभव कैसे हो पाएगा, ये आपको समझाते हैं। हम आपको आंकड़ों के जरिए बताते हैं कि अगर बीजेपी को 370 सीट का टारगेट अचीव करना है तो उसके लिए स्कोप कहां से है। 2019 के मुकाबले इस चुनाव में 73 सीट ज्यादा लानी होंगी। ये सीट आएंगी कहां से, वो एरिया भी हम आपको दिखा देते हैं। 303 सीटें अभी भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। 67 सीट प्लस करनी है। वो प्लस कैसे होंगी आपको बताते हैं। वो राज्य आपके सामने रख रही हूं जहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए स्कोप है। सबसे पहली बात, उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें हैं और सबसे ज्यादा स्कोप भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से ही लगाकर चल रही है। राम लहर है, राम मंदिर का भव्य उद्घाटन हुआ है, काशी और मथुरा का भी जिक्र हो रहा है। तो उत्तर प्रदेश में 64 सीट एनडीए जीता था, 16 सीट पर एनडीए को लॉस हुआ था। तो ये जो हारी हुई 16 सीटें हैं, क्या इन सीटों में से बीजेपी कोई इजाफा करेगी, ये सवाल है। पश्चिम बंगाल का आंकड़ा देख लीजिए, 42 सीटें हैं पश्चिम बंगाल में लोकसभा की। 18 सीटें यहां पर पिछली बार 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, यानी 24 सीटें हारी थी। अब इस 24 में जितनी भी सीटें प्लस होंगी, यानी 24 में से जितनी भी सीटें प्लस होकर 18 में जुड़ेंगी, उतना फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। और ये बीजेपी को करना होगा अगर 370 का आंकड़ा पास करना है, अगर 370 के आंकड़े को छूना है। तमिलनाडु की बात करिए, जहां 39 सीटें हैं, एक सीट जरूर एनडीए के खाते में गई। 38 सीटों का यहां पर उसे फायदा नुकसान हुआ और इसी में से सीटें प्लस करनी होंगी। हालांकि बीजेपी यहां खाता नहीं खोल पाती है। आंध्र प्रदेश की बात कर लीजिए, यहां भी 25 सीटें हैं, खाता नहीं खोल पाई भारतीय जनता पार्टी। 25 की 25 सीटों का लॉस हुआ और यही 25 सीटें स्कोप है क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए, यह सवाल है। ओडिशा की बात करेंगे तो 21 सीटें हैं। ओडिशा में 8 सीटें एनडीए ने जीती थी, 13 सीट पर एनडीए हारी थी, यानी कि 13 सीटों का लॉस हुआ था। इसलिए इन 13 सीटों में से बीजेपी को कुछ सीटें जीतने वाली सीट में कन्वर्ट करनी होंगी। केरल, जो मुश्किल राज्य भारतीय जनता पार्टी के लिए समझा जा रहा है, वहां 20 लोकसभा की सीटें हैं, पिछली बार भी खाता नहीं खोल पाई थी, यानी 20 सीटों का लॉस हुआ था। तेलंगाना, जहां बीजेपी को इस बार उम्मीद है कि वो अपनी सीटें बढ़ाएगी, क्योंकि 14 लोकसभा की यहां पर सीटें हैं। कुल मिलाकर एनडीए की बात करेंगे तो 9 सीटें एनडीए के पास है, 5 सीट ऐसी हैं जहां पर एनडीए हारा है। पंजाब की बात करेंगे तो पंजाब में 13
सीटें हैं और 13 सीटों में भारतीय जनता पार्टी इस बार कोशिश करेगी कि इजाफा हो जाए। नॉर्थ ईस्ट की अगर आप बात करेंगे तो नॉर्थ ईस्ट में भी भारतीय जनता पार्टी कोशिश करेगी कि इस बार उसकी सीटों में इजाफा हो जाए। नॉर्थ ईस्ट में अभी 14 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है, इसलिए नॉर्थ ईस्ट में कोशिश भारतीय जनता पार्टी की रहेगी कि वो सीटों को बढ़ा ले। तो कुल मिलाकर 285 सीटों का ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन है। 114 पर अभी भारतीय जनता पार्टी है, 117 का उसे लॉस है और इसी 117 में से बीजेपी को कुछ सीटें जीतने वाली सीटें कन्वर्ट करनी होंगी ताकि 370 का आंकड़ा बीजेपी क्रॉस कर सके। आइए अब आपको ये समझाते हैं कि बीजेपी को इन राज्यों में क्या परफॉर्म करना होगा, कैसे परफॉर्म करना होगा अगर इतना बड़ा टारगेट अचीव करना है। देखिए, साल 2019 285 लोकसभा सीटें इन राज्यों की, जिनमें से 114 पर बीजेपी जीती, यानी कि एनडीए ने जीत दर्ज की। 171 सीटों का नुकसान हुआ। कुल मिलाकर जो स्ट्राइक रेट रहा बीजेपी का इन राज्यों में 285 सीटों पर, वो 40% रहा। लेकिन अभी का जो टारगेट बीजेपी लेकर चल रही है 370 का, उसमें इन 16 राज्यों की 285 सीटों में से बीजेपी को 161 सीट जीतनी होंगी। स्ट्राइक रेट करना होगा 57%, यानी 17% का यहां पर इजाफा भारतीय जनता पार्टी को करना होगा, तब जाकर बीजेपी 370 का टारगेट अचीव कर सकती है। तो ये 285 सीटों का पूरा आंकड़ा हमने आपको समझाया है। 285 सीटों वाले राज्य हैं, 16 राज्य हैं, जिसमें से 57% स्ट्राइक रेट बीजेपी को रखना होगा। एक और बात जो आप इन दोनों सुन रहे होंगे, जो प्रधानमंत्री अपने हर भाषण में कहते हैं, वो ये कहते हैं कि 370 सीट अगर आपको लानी है तो आपको बूथ्स पर जाकर 370 वोट प्लस करनी होगी। अभी आप 2019 के लिहाज से अगर समझेंगे तो 2019 का जो आंकड़ा है वो ये कहता है कि 12 लाख जो हैं वो बूथ रहे, इनमें 370 अगर आपको वोटों को जोड़ना है तो 44 करोड़ 40 लाख हो जाएंगे। 2024 के लिहाज से हम आपको आंकलन बता रहे हैं, इतने बूथ 2024 में हो सकते हैं। 2019 में जो वोट मिले थे वो मिले थे 22 करोड़ 90 लाख। अब इसमें आप अगर 12 से इसका गुणा करेंगे तो ये 44 करोड़ 40 लाख हो जाते हैं और इन दोनों को जोड़ देंगे तो 67 करोड़ 30 लाख हो जाते हैं। कुछ इस तरीके से बीजेपी को वोट जोड़ने होंगे। इतने वोट की बीजेपी को और जरूरत पड़ेगी, यानी जब इतने करोड़ वोट बीजेपी के खाते में पड़ेंगे, 67 करोड़ 30 लाख, तब जाकर बीजेपी 370 सीटों का जो लक्ष्य लेकर चल रही है उसे हासिल कर पाएगी, क्योंकि हर बूथ पर उसे 370 वोट जो हैं वो प्लस करनी है। हर बूथ पर 370 ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को चाहिए। और देखिए, यही जो फॉर्मूला है ये भारतीय जनता पार्टी याद करवा रही है, बीजेपी याद करवा रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी याद करवा रहे हैं अपने एक एक कार्यकर्ता को, ताकि कार्यकर्ता इसी हिसाब से मेहनत करें। अब बीजेपी का ये जो मिशन है ये कितना सक्सेसफुल हो पाएगा, आइए इसी पर चर्चा करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ हैं भावेश शाह, चुनाव विश्लेषक हैं सीएनएक्स से। हमारे साथ स्टूडियो में हैं संजीव श्रीवास्तव, सीनियर जर्नलिस्ट, रोहन दुआ जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं, अनंत विजय भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भावेश, सबसे पहले आप बताइए, जो 16 राज्यों की 285 सीटों की हम बात कर रहे हैं, जहां पर स्ट्राइक रेट 40% रहा पिछले चुनावों में, 57% अगर बीजेपी को करना है तो कैसे होगा? देखिए, बहुत सारे चीज़ें देखना होगा। इन 16 जो स्टेट की बात की, जिसमें यूपी एक, जैसे मैंने कल भी कहा था, अपने शो में कहा था कि 10 बड़े राज्य और एक छोटे राज्य, जिसमें बीजेपी के लिए उम्मीद है कि वो अपनी सीटें 2019 से और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। जिसमें कि यूपी है, जिसमें बीजेपी के पास ऑप्शन है कि वो 64 से और ज़्यादा कितना आगे बढ़ा सकते हैं। 64 से 80 भी हो सकता है, 70 के आसपास भी हो सकता है। यदि 2014 की अपनी पुरानी परफॉर्मेंस रिपीट करें तो 73 सीटें तक भी जा सकती है। उसके बाद आप जाइए तो महाराष्ट्र और बिहार दो स्टेट है जहां पे बीजेपी अपनी टैली बढ़ा सकते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजों पर निर्भर कर सकता है कि वो अपनी अलायंस के साथ उनका सीट शेयरिंग कैसे होता है। अदरवाइज बीजेपी यदि एलोन वहां ज्यादा सीटों पर लड़ेगी तो बीजेपी डेफिनेटली बहुत बड़ी बेनिफिशियरी रहेगी। एक स्टेट आता है आसाम, जहां पे बीजेपी बहुत ही मजबूत स्थिति में, और संभव है कि बीजेपी वहां पे अपनी टैली 2-3 सीटें और वहां पे बढ़ाई। तेलंगाना एक नई उम्मीद है बीजेपी के लिए, क्योंकि वहां पे जब से बीआरएस चुनाव हारी है तो एक संभावना ये बनने की बीजेपी वर्सेस कांग्रेस वहां पे अधिकतर सीटों पे हो गया, उसमें सबसे बड़ी बेनिफिशियरी बीजेपी शायद हो सकती है। तो 5 जो ऐसी स्टेट है जिसमें बीजेपी सर्टेनली बहुत आगे तक जा सकते हैं। 2 ऐसे स्टेट है, बिहार और महाराष्ट्र, जैसे मैंने कहा, उसमें बहुत सारी चीजें डिपेंड करता है कि वो सीट शेयरिंग कैसे करता है। 2 और स्टेट है, केरला और तमिलनाडु, जिसके विषय में शायद बहुत कम डिस्कशन हो रहा है, लेकिन
केरला को लेके अभी देखा होगा आपने पिछले दिनों गूगल पे सबसे ज्यादा जो वर्ड सर्च किया गया था लक्षद्वीप सर्च किया गया था। उसके पीछे की प्रधानमंत्री की सोच को आप देखें, लक्षद्वीप जाने के लिए सबसे पहले लोगों को कहाँ जाना पड़ता है? कोच्चि जाना पड़ता है। कोच्चि का यदि बहुत ज्यादा लोग जाएंगे, टूरिज्म वहां पे बढ़ेगा तो सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको मिलेगा? वहां के टूरिज्म इंडस्ट्री को मिलेगा। और वो बीजेपी का एक बहुत बड़ा एक उम्मीद है कि आने वाले दिन, हो सकता है 2024 में नहीं, लेकिन आने वाले दिनों में केरला में भी बीजेपी एक प्लेयर जरूर बन के उभरेगी। लेकिन तमिलनाडु में जहां पे मैं बहुत नहीं, ये जो 20 ग्राउंड पे सीटें काम हैं केरला करता की, जिसमें से एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं पाती है, जीरो उसका वहां पर नंबर रहता है, इसमें आपको लग रहा है कि कुछ प्लस हो सकता है? देखिए, डेफिनेटली बीजेपी 2014 में भी जो तिरुवनंतपुरम की सीटें वहाँ पे बीजेपी फाइट में थी और शशि थरूर बहुत मुश्किल से वहाँ पे जीते थे। 2019 में जरूर उनके लिए मुश्किल हुई थी, लेकिन 2024 में संभव है कि बीजेपी वहाँ पे 2 से 3 सीट में बहुत अच्छी फाइट में रहेगी। लेकिन तमिलनाडु को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। वहाँ पे बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है। 2 द्रविडियन पार्टी यदि आमने सामने लड़ेगी तो हो सकता है कि सनातनी पार्टी बीजेपी को, जिसका कि एक बेस 3-4 जो बिगर जो कम्युनिटी है, जैसा मैंने कल भी कहा था, थेवर कम्युनिटी, नादर कम्युनिटी, गोंडर कम्युनिटी में और ब्राह्मण, इन सभी में बीजेपी अपना अपना पैठ बनाई। और जो एक बड़ी फेस, जो एक युवा जो वहाँ पे बीजेपी के जो प्रेसिडेंट है, वो बहुत अच्छा काम करे। और संभव है कि बीजेपी वहाँ पे, जैसा मैंने कल भी कहा था कि 4 ऐसी सीटें थी बीजेपी जहाँ 2014 में 1 सीट जीती थी और 3 सीट पे नंबर 2 रही थी और 2 सीटें बहुत कम मार्जिन से हारी थी। तो संभव है कि बीजेपी तमिलनाडु में कुछ सीटें गेन करे। तमिलनाडु और केरल से आप उम्मीद जता रहे हैं। अब संजीव जी, आज प्रधानमंत्री जब राष्ट्रीय अधिवेशन में बोल रहे थे तो उन्होंने अपनी साउथ की यात्रा का भी जिक्र किया। उन्होंने ये भी बताया कि उनका मकसद है देश के कोने कोने को जोड़कर चलना है। तो जब वो ये कह रहे हैं तो क्या माना जाए जिन राज्यों में बीजेपी के लिए असंभव सी स्थिति होती है वहां कुछ संभावनाएं हो सकती हैं? मेरे ख्याल से बीजेपी स्वयं इतनी संजीदगी के साथ इस चर्चा में नहीं जुटी हुई होगी कि हम 370 का आंकड़ा कैसे पार करेंगे। तो प्राची जी, ये इंटरेस्टिंग बात है कि प्राइम मिनिस्टर की कही हुई बात को लोग उठाते हैं, फिर उसको लेके आगे बढ़ते हैं, उस पर चर्चा होती है और ये सारा खेल एक परसेप्शन का है। मतलब कौन सी पार्टी लोकसभा चुनाव जीत रही है, उस बात को तो बीजेपी ने सेटल ही कर दिया और हम सब मानते हैं, मैं ही मानता हूं कि बीजेपी जीत रही है। तो अब हम चर्चा को और आगे बढ़ा के ले गए कि 370 पार होगी कि नहीं, कि 400 पार होगी। मतलब कि बिल्कुल दफन कर दिया जाए विपक्ष को, इस बात पे चर्चा चल रही है। तो मतलब इसको रिवर्स में भी डिस्कस कर सकते हैं हम कि क्या विपक्ष की मतलब अंतिम यात्रा हो रही है, ये ऐसे होगा कि वैसे होगा। देखिए, ये उनकी प्रॉब्लम है। वो 370 कैसे पार करेंगे, क्षमा कीजिए, और वो 370 के लिए क्या करना चाहते। मैं तो प्राची बहुत विनम्रता के साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि ये 44 से 64 करोड़ का आंकड़ा, वो उसमें 370 वोट मल्टीप्लाई कर दिए 12 लाख बूथ्स पे। ये आंकड़े भी मतलब अपने आप में, मतलब ये 370 वोट्स के एग्जिस्टिंग कितने वोट्स हैं उसमें जोड़े गए। खैर, मैं उस विवाद में नहीं पड़ना चाह रहा। मैं कह रहा हूं कि बीजेपी के लिए जो आपने सीट्स बताई हैं कि 171 कौन सी ऐसी सीट्स है उन 285 में से जहां बीजेपी को अब जीतना है, अगर उसको और अपनी टैली 370 के आसपास ले जानी है। तो आपके जो पोलस्टर हैं भावेश, खुद बार बार केरल के संदर्भ में ये कह रहे हैं कि भाई पिछली बार एक भी सीट पे फाइट नहीं थी, इस बार 2-3 पे फाइट हो जाएगी। मतलब ये बहुत मुश्किल है यहां पे सब जगह। लेकिन बीजेपी का और मोदी जी के नेतृत्व का और या इनकी जो पूरी सोच है, उसकी अंदर कोशिश ही है कि वो डॉन का डायलॉग है ना, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, उसको सर के बल खड़ा करना, कि नामुमकिन को कैसे मुमकिन बनाने का प्रयास करे। तो वो नामुमकिन को मुमकिन बनाने के प्रयास में वो आगे के लिए देख रही है। जैसे उनका नारा 2047 में विकसित भारत का है, तो हो सकता है 2047 तक 370 का आंकड़ा भी पार कर जाए बीजेपी। तो ये उस दृष्टिकोण से मैं इस चर्चा को ज्यादा लेना चाहूंगा कि एक दिलचस्प बहस का विषय है। अच्छा, चलिए इसको थोड़ा सा सवाल को मैं ऐसे मोड़ देती हूँ संजीव जी। 370 के आंकड़े पर चलिए हम चर्चा नहीं करते। ये जो 171 सीटों का लॉस हम बता रहे हैं, जहां 2019 में हुआ 285 सीटों की हम चर्चा कर रहे हैं, इन राज्यों में से कौन सा ऐसा राज्य आपको लग रहा है जहां बीजेपी के लिए स्कोप है और जहां बिल्कुल स्कोप नहीं है? देखिए, जहां स्कोप है उसके अंदर, जैसे भावेश ने कहा, और जब हम जानते हैं कि क्योंकि 2014 में 73 सीट्स यूपी की पीक थी, वो चरम थी, और अभी जिस तरह से बीजेपी या विपक्ष जिस तरह से बिखरा है यूपी में, मैं नहीं
भाई जयंत चौधरी के बावजूद वेस्टर्न यूपी में सारी सीट्स करीब करीब हारी थी विपक्ष। 2019 में भी इतनी चर्चा थी पिछली बार उस गठबंधन की कि वे जाट प्लस मुस्लिम प्लस यादव और ये सारे वोट इकट्ठे होंगे, तो उससे कितना फर्क पड़ेगा ये तो मालूम। लेकिन एक तो यूपी में बढ़ सकती है, दूसरा मुझे उड़ीसा एक पोटेंशियल एरिया लग रहा है जहां 13 सीट खाली थी एनडीए या बीजेपी, वहां पे जिस तरह से एक अंडरस्टैंडिंग बनती हुई दिख रही है कि बहुत सीरियस प्लेयर शायद अपने आप को पेश नहीं करना चाह रहे उड़ीसा के मुख्यमंत्री और बीजेडी का नेतृत्व, वो शायद कुछ, क्योंकि उनकी एक हमेशा से रीजनल पार्टीज की साउथ की और ईस्ट में, मतलब उड़ीसा में, आंध्रा में, तेलंगाना में एक टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग तो रही है, लेकिन अब उड़ीसा में वो टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग से आगे बढ़ती हुई बात नजर आ रही है थोड़ा बहुत। तो उड़ीसा एक स्टेट है, यूपी एक स्टेट है, तमिलनाडु इस बार होगी कि नहीं होगी, लेकिन 29 के लिए बीजेपी का वहां पे जोरदार दस्तक देखने को मिल सकती है मुझे लगता है। बंगाल एक स्टेट है जो आपकी टैली में दूसरे नंबर की, कि वहां ये दोनों तरफ से बात घूम सकती है कि वहां ज्यादा रिवर्स पोलराइजेशन हो सकता है बीजेपी के पक्ष में। और चूंकि पिछली बार लोकसभा के चुनाव विधानसभा चुनाव से पहले हुए थे, तो एक माहौल बन रहा था, आपकी बार 200 पार अमित शाह जी बार बार कह रहे थे, और फिर 80 पार हुए थे वहां पे, तो वो लोगों को लग रहा था कि स्टेट में भी बनेगी और डबल इंजन होगी। यानी तो पहला जो आप सबसे मुफीद देख रहे हैं वो उत्तर प्रदेश और उड़ीसा को देख रहे हैं, और जो भी भावेश बात कर रहे थे, में पॉसिबिलिटी है, असम में पॉसिबिलिटी हर जगह है, ठीक है, बट ये असंभव की श्रेणी का लगता है मुझे आज कि ऐसा हो पाएगा। रोहन जी, जो टारगेट बीजेपी लेकर चल रही है और जो कैलकुलेशन अभी फिलहाल समझ में आ रहा है कि भाई आपको सीटें तो बढ़ानी होंगी, अगर 370 इतना कॉन्फिडेंटली बीजेपी कोट कर रही है, तो वो सीटें कहां से आएंगी? जो 71 सीटें जहां पर स्कोप है भारतीय जनता पार्टी के लिए, आपको कौन सा राज्य लग रहा है जो सबसे ज्यादा फेवरेबल जाएगा प्रधानमंत्री के इस भविष्यवाणी के साथ? रोहन जी, आवाज आ रही है आपको? जी जी जी। प्राची, मैं एक बार सवाल फिर से सुनना चाहूंगा कि आपने राज्य कौन से जिक्र करें? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, केरल, तेलंगाना, असम, पंजाब, जो मुश्किल है भारतीय जनता पार्टी के लिए, नॉर्थ ईस्ट, कश्मीर। नहीं, उत्तर प्रदेश तो मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार से भी कठिन है। भले ही 2022 में भाजपा की जो टैली है आंकड़ा वो भले ही कम हुआ हो, पर मुझे अभी भी लगता है कि बड़ी मजबूत स्थिति में जयंत चौधरी के आने या ना जाने आने से कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वेस्टर्न यूपी डेफिनेटली कंसोलिडेशन ऑफ वोट्स होता है, जहां पे काफी वीक रही पिछली बारी। काफी सारे भाजपा के प्रत्याशी जो सिटिंग मिनिस्टर्स थे वो जरूर हार गए, सुरेश राणा हार गए, और कुछ कुछ लोग ऐसे थे जो मंत्री नहीं बन पाए। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि आज की स्थिति में भी अगर मैं देखूं तो भाजपा बड़ी मजबूत दावेदारी कर रही है, और कहीं पे भी 70 से सीटें कम आती नहीं दिखती है। लेकिन अगर मैं उसी तरफ पूर्वांचल और दक्षिण में जाऊं तो आंध्र प्रदेश तो मुझे अभी नहीं लगता, और तमिलनाडु और केरला की किसी भी स्थिति से कोई मजबूत है। टीडीपी के साथ में जो गठबंधन की बातें आ रही हैं, अगर आप पिछली बारी टीडीपी 2019 में, क्योंकि ये दो प्रदेश ऐसे हैं, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, जहां पे लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के चुनाव साथ साथ होंगे, और कहीं ना कहीं भले ही एंटी इनकम्बेंसी जो है फैक्टर कुछ कुछ राज्यों में रहता है, लेकिन आंध्र प्रदेश में उसकी अभी कोई नींव ऐसी बनती हुई नजर नहीं आ रही, और वाईएसआर कांग्रेस अभी भी काफी मजबूत लग रही है। फिर भी मैं कहूंगा टीडीपी का जो एक अलायंस हो रहा है उससे बेनिफिट बीजेपी को ही होगा। टीडीपी को अपने में कोई बेनिफिट नहीं नजर आएगा। बीजेपी क्योंकि पिछली बार ही अपना खाता नहीं खोल पाई थी 2019 के चुनाव में लोकसभा में, तो मुझे लगता है कि इस बारी जनसेना पार्टी के आने से, पवन कल्याण के आने से, और अगर चंद्रबाबू नायडू जिस तरीके से एक अलायंस फॉर्म कर रहे हैं, तो शायद जो बेनिफिट है वो बीजेपी को ज्यादा नजर आएगा और टीडीपी को कम। पर यूपी मुझे लगता है कि बहुत ही मजबूत स्थिति है, कोई उसमें तो कोई मुझे लगता नहीं कि कोई दो राय हैं। तो देखिए, ये 285 सीटों का पूरा आंकलन है, 171 सीटें जो भारतीय जनता पार्टी जिसपे अच्छा करने की गुंजाइश है। अनंत विजय जी, पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जिस पर सभी की निगाहें हैं, और यहाँ पर ममता बनर्जी जो हैं वो कॉन्फिडेंट भी हैं, और देखिए अकेले दम पर अब चुनाव भी लड़ने जा रही हैं। 18 सीटें पिछली बार बीजेपी ने जीती थी। आपको क्या लग रहा है, क्या इस 18 में लॉस करना भारतीय जनता पार्टी के लिए अभी हो सकता है, या वो प्लस कर सकती है, गेन कर सकती है? मुझे तो प्राची जी लगता है कि बंगाल में बीजेपी प्लस करेगी,
और जिस प्रकार से बंगाल की राजनीति अभी मोड़ ले रही है और जिस प्रकार से वहां मार्क्सवादी और कांग्रेस पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ेगी, तो जो तथाकथित सेकुलर वोट्स हैं वो लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस का और मार्क्सवादी पार्टी का कोई जितना भी 4-4, 5-5 सीटों पर जो उनका दखल है वहां वो भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाएंगे। तो मुझे लगता है कि बंगाल एक ऐसा राज्य होगा जहां से भारतीय जनता पार्टी की सीटों में वृद्धि हो सकती है। दूसरा जो सबसे बम्पर वृद्धि होगी, मुझे लगता है 14-15 सीटों की वृद्धि इनको उत्तर प्रदेश से देखने को मिलेगी। अभी उनके पास 62 सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी के पास। ये समवेयर 74 से 76 तक जाके रुकेंगे अगर अलायंस को रुक दे तो। मुझे वहां पर उत्तर प्रदेश में विपक्षी दलों में कहीं एक आध सीट पर जीत की संभावना बनती थी, वो भी अब लगभग नगण्य सी दिखाई दे रही है। तो मुझे लगता है कि 20-25 सीटें जिस उत्तर भारत में बढ़ेंगी और केरल और तमिलनाडु, उड़ीसा और नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं, तो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ेंगी। जैसे अब मध्य प्रदेश में एक सीट जो बची गई है वो भी अब आपको दिखाई दे ही रहा है, हम सबको दिखाई दे रहा है कि वो सीट भी भारतीय जनता पार्टी का सांसद ही जीतेगा अगर सब कुछ ठीक रहा और मतलब नाथ के सुपुत्र भारतीय जनता पार्टी के में शामिल हो जाते हैं, तो वो जो एक सीट वहां पर है वो भी भारतीय जनता पार्टी की। तो इस तरह नॉर्थ इंडिया से छोटे छोटे, उत्तर प्रदेश से बड़ा चंक जी, और उड़ीसा से मतलब डाउन विंध्यास जो सीटें हैं वो मुझे लगता है कि जैसे अब टीडीपी से अगर इनका समझौता हो जाता है तो जाहिर सी बात है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों जगह पर भारतीय देखिए जनता मिशन पार्टी बड़ा की है और सीटें शायद बढ़ेंगी। इसीलिए बीजेपी और पूरा इंडिया अपना कुनबा भी बढ़ा रहा है। जिस सीट का आप जिक्र कर रहे हैं उस सीट को लेकर तो चर्चाएं बहुत जोरों शोरों से हो रही हैं। हालांकि अभी उनकी तरफ से कोई औपचारिक बयान नहीं दिया जा रहा है। इस पर आगे चर्चा करूंगी, एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, फौरन लौटूंगी। देखते रहिए कुरुक्षेत्र 2024। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कुरुक्षेत्र 2024 देख रहे हैं आप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 370 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं और आज उन्होंने ये मंत्र अपने राष्ट्रीय अधिवेशन में भी दिया है। लेकिन ये संभव कैसे होगा, आंकड़ों के जरिए आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये संभव होगा या नहीं होगा, आंकड़े क्या बता रहे हैं, इस पर हमारी लगातार चर्चा जारी है। अभी हमने आपको ब्रेक पर जाने से पहले बताया था कि कितनी सीटें हैं जहां बीजेपी के लिए स्कोप है। 285 सीटों का पूरा आंकड़े आपके सामने रखे थे। 171 सीट ऐसी हैं जहां बीजेपी जिनसे गेन करने की सिचुएशन में आ सकती है। अब ऐसे 14 राज्य आपके सामने रखती हूं जहां पर बीजेपी को अपना पिछला परफॉर्मेंस जो है वो मेंटेन करना होगा, यानी जहां बीजेपी का स्ट्राइक रेट लगभग 100% था, उन राज्यों में उस स्ट्राइक रेट को मेंटेन करना बीजेपी के लिए चुनौती होगा। इन राज्यों से बहुत ज्यादा हासिल करने जैसा कुछ नहीं है। हां, बीजेपी को रिटेन करना होगा अपने इन्हीं सीटों पर। बात बिहार की कर लेते हैं, जहां अभी सियासी उथल पुथल देखने को मिली। जेडीयू एक बार फिर आरजेडी का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ आ गई। पिछली बार 17 सीटों पर दोनों चुनाव लड़े थे। कुल 40 लोकसभा की सीटें हैं, 39 बीजेपी ने जीती थी। एक सीट जो बीजेपी ने हारी थी, यानी कि एनडीए एक सीट पर हारा था। मध्य प्रदेश में भी कुछ इसी तरीके की स्थिति रही थी। 2019 के चुनावों में 29 सीटों में से 28 सीटें एनडीए ने जीती थी और एक सीट जो कि छिंदवाड़ा की सीट है, और इस सीट को भी कैसे 28 में प्लस करना है, इसका इंतजाम भारतीय जनता पार्टी ने बखूबी कर लिया है, जैसी खबरें कमलनाथ को लेकर सामने आ रही हैं। कर्नाटक की आप बात करेंगे, कर्नाटक में जहां विधानसभा के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, वहां पिछली बार 26 सीटें बीजेपी ने जीती थी, 28 में से 2 सीटें बीजेपी हारी थी। यहां बीजेपी के लिए चैलेंजिंग है कि बीजेपी अपने इसी नंबर पर रिटेन कर पाए, इसी नंबर पर बनी रहे, और 2 और अगर प्लस कर लेती है तो बीजेपी को यहां थोड़ा बहुत फायदा होगा। गुजरात की बात करें, 26 में से 26 सीटें गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। राजस्थान में 25 सीटें हैं, स्ट्राइक रेट 100%, 25 की 25 सीटें राजस्थान में बीजेपी के खाते में गई थी। झारखंड में 14 लोकसभा की सीटें हैं, 12 सीटें यहां पर एनडीए ने जीती थी और 2 सीटें एनडीए हारा था। इसके बाद छत्तीसगढ़ की आप बात करेंगे तो 11 सीटें छत्तीसगढ़ में हैं, 9 सीटें बीजेपी ने जीती और 2 सीटें बीजेपी यहां हारी थी। हरियाणा 10 सीटें, 10 में से 10 जीती। दिल्ली की अगर आप बात करेंगे तो 7 सीटों पर कमल खिलाया गया था। उत्तराखंड में भी 5 सीटों पर कमल खिला था। हिमाचल प्रदेश की अगर आप बात करेंगे तो 4 सीट, 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना कमल खिलाया था। गोवा में 2 सीट हैं, एक पर बीजेपी जीती और एक सीट हारी, जबकि जम्मू में 2 सीट है, दोनों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। तो ये वो सीटें हैं जहां बहुत ज्यादा स्कोप तो नहीं है, लेकिन बीजेपी के लिए चैलेंजिंग ये होगा कि इन तमाम राज्यों में बीजेपी को अपना जो
परफॉर्मेंस है उसे उसी तरीके से बरकरार रखना है। अब 2019 का लोकसभा चुनाव के लिहाज से आपको आंकड़े समझा रहे हैं। 14 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर 210 लोकसभा की सीटें हो जाती हैं। एनडीए को 197 सीटें यहां पर मिली थी 2019 के चुनाव में। 13 सीटों का नुकसान हुआ था। स्ट्राइक रेट रहा था 94%। 24 में 370 के लिए शर्त यह है कि इन 14 राज्यों में 94% स्ट्राइक रेट बीजेपी को मेंटेन करना होगा, एनडीए को मेंटेन करना होगा। यानी आप गेन करेंगे तो आपको फायदा हो सकता है, लेकिन अगर लॉस किया तो बीजेपी के 370 के आंकड़े को जरूर झटका लग सकता है। तो ये वो राज्य हैं जहां बीजेपी अच्छा कर चुकी है और बीजेपी के सामने चुनौती यही है कि बीजेपी को इन राज्यों में अपनी इस अच्छी परफॉर्मेंस को मेंटेन रखना है। जो 94% का स्ट्राइक रेट है ये बीजेपी को बनाकर रखना है, ये बीजेपी के लिए चुनौती है। बिहार में 40 सीटें हैं, 39 सीटें बीजेपी ने एनडीए ने जीती थी और ऐसा लग रहा था कि इस बार एनडीए को नुकसान हो सकता है, बीजेपी को नुकसान हो सकता है। इसका इंतजाम भी भावेश कर लिया। लग रहा है आपको कि कुछ फेरबदल बिहार की टैली में हो सकता है या मध्य प्रदेश की टैली या कर्नाटक की टैली में हो सकता है? देखिए, बिहार में और महाराष्ट्र में गुंजाइश तो बहुत कम है, क्योंकि हाँ, अकेले यदि बीजेपी लड़ती तो शायद बीजेपी के लिए एक अपॉर्चुनिटी थी कि वो अपनी टैली बढ़ा सकती थी। लेकिन जिस तरह का अलायंस है, और बीजेपी, आपको याद होगा, बीजेपी 17 सीटों पे 2019 में बिहार में चुनाव लड़ी थी और 17 के 17 जीती थी। इस बार भी जिस तरह का और कोलिशन उनका बड़ा है, तो शायद बिहार में 17 सीटें पे ही बीजेपी लड़ी और उतना सीटें मेंटेन कर सकते हैं या 1-2 सीट हार सकती है। लेकिन उससे ज़्यादा बढ़ने के लिए कंडीशन ये है कि उसको वहाँ पे ज़्यादा सीटें पर लड़ने पड़ेगी। वही कंडीशन महाराष्ट्र में है कि महाराष्ट्र में आप 25 सीटों पर चुनाव लड़े थे, 2 पार्टियों का और इसमें शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी आई है, तो उनमें आपको उनको फिर सामंजस्य बिठाना होगा, आप कितनी सीटें उनको देंगे। यदि 35 सीटों पे बीजेपी खुद चुनाव लड़ती है तो संभव है कि बीजेपी अपनी टैली बढ़ा सकती है, जो कि फिलहाल इम्पॉसिबल दिख रहा है। लेकिन बीजेपी यदि खुद अकेले लड़ेगी तो जीत सकती है। इन जितने भी राज्यों में आपने देखा बीजेपी के लिए जो मुश्किल हो सकता है वो एक कर्नाटक है। हालांकि बीजेपी बहुत अच्छा परफॉर्म की थी पिछले 2019 में, लेकिन बीजेपी के लिए शायद कुछ मुश्किल जरूर है, इसलिए उन्होंने वहां पे जेडीएस से हार जरूर मिला है। लेकिन वो देखना होगा कि वोट का ट्रांसफर कैसे होता है। हालांकि जिस तरह का एचडी देवगौड़ा प्रधानमंत्री की तारीफ करते हैं संसद भवन में या बाहर, जिस तरह का कॉम्बिनेशन दिख रहा है, उससे लगता जरूर है कि वोटों का ट्रांसफर होगा। लेकिन वो देखने वाली बात होगी, बहुत इंटरेस्टिंग होगी कि वोकालिगा और लिंगायत दोनों एक साथ वोट करते हैं। लेकिन हिस्टोरिकली ये बहुत ज़्यादा पॉसिबल रहा नहीं, पर यदि ये होता है तो बहुत अचरज होगा। देखिए, एक चीज़ और है जो हम लोग सीट बाई सीट या स्टेट बाय स्टेट डिस्कस करते हैं, प्रधानमंत्री अमित शाह शायद वैसे डिस्कस करते हैं, उनके लिए बहुत एक टारगेट फिक्स रहता है। जैसे आपको याद होगा 1984 में कांग्रेस को लगभग 49% वोट मिले थे और 404 सीटें जीती थी। प्रधानमंत्री का टारगेट है कि बीजेपी के लिए 50% वोट लाना। 50% वोट यदि बीजेपी एनडीए को अभी 38% मिला, 12% वोट यदि उन्होंने बढ़ा लिया तो 400 का टारगेट अपने आप उनके लिए हो जाएगा। हिस्टोरिकल डेटा यदि देखें तो संभव है कि बीजेपी शायद उस चीज़ों को करने की कोशिश करे, जैसे कि 370 वोट का हमने कहा। हालांकि ये तो बहुत इम्पॉसिबल है कि 12 लाख बूथों पे 370 वोटों बढ़ाना, लेकिन इमेजिन कि यदि कम से कम 20% बूथ पे भी यदि उन्होंने अपने वोटों को 370 वोट या 200-250 वोट भी अपने आप को इंक्रीज किया तो बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी, तो अपने टारगेट जो उनके है वो उसको कंप्लीट कर सकती है। ये जितनी भी सीटें हम दिखा रहे हैं, जो 94% भारतीय जनता पार्टी का स्ट्राइक रेट रहा था, संजीव जी, क्या यहाँ से कोई झटके वाली खबर बीजेपी को आ सकती है? बीजेपी उम्मीद करके चल रही है कि यहाँ पर अपना वो रिकॉर्ड मेंटेन करके रखेगी, 100% जो स्ट्राइक रेट है कई राज्यों में मेंटेन करके रखेगी। कोई ऐसा सरप्राइजिंग एलिमेंट हो सकता है जो बीजेपी शायद ना सोच पा रही हो? नहीं, मुझे लगता है कि ये जो स्ट्राइक रेट 94% ऑलरेडी है इन स्टेट्स में, यहाँ बाय एंड लार्ज कर्नाटक के अलावा सब जगह बीजेपी की स्थिति कमोबेश वैसी है जो पिछले चुनाव में थी, तो वो मेंटेन रहेगा। इनमें सिर्फ जो एक्स फैक्टर है वो कर्नाटक का है। तो और जैसे भावेश कह रहे थे, वोकलिगा और लिंगायत जो येदियुरप्पा के बेटे आ गए हैं, इधर जेडीएस से गठबंधन हो गया, वो कॉम्बिनेशन कागज पे जितनी स्ट्रांग लगती है, क्या ग्राउंड पे उतनी स्ट्रांग होगी? क्या वो इनहेरेंट जो कॉन्ट्रडिक्शंस है उन दोनों मेजर कम्युनिटीज के बीच वो क्या सेटल हो जाएंगी? मेरी प्रॉब्लम शुरू होती है 303 के पार और कितनी कहां कैसे बढ़ेंगी, जो मुझे अभी इतना आसान नहीं लग रहा। लेकिन हाँ, टारगेट सेट किया। देखिए, 1984 से किसी भी इलेक्शन को कंपेयर करना मैं इसलिए थोड़ा सा वो मानता हूँ कि वो एक बहुत इमोशनल इलेक्शन था। मिसेस गांधी की हत्या हुई थी और पूरे देश ने एक इमोशनल बहाव में जाके कांग्रेस के पक्ष में वोट दिया था। नहीं, कांग्रेस को उससे पहले कब 400 सीट मिली, कोई भी ऐसा काम उन्होंने, तो वो एक बिल्कुल एक स्विंग इलेक्शन था, आउटलायर था।
ठीक इंडियन इलेक्शंस के संदर्भ में, तो वो पार कर पाना मुश्किल लगता है। बट ठीक है, और चूंकि हम चारों में मैं ही थोड़ा एक काउंटर पॉइंट देने वाला व्यक्ति हूँ, इसलिए मैं अपना धर्म भी निभाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ज्यादा से ज्यादा वो बिंदु सामने लाऊं जिससे कि चर्चा भी उसी तरह से ज्यादा सेंसिबल हो बिल्कुल सके। उसी पर तरीके मुझे से अभी भी चर्चा लगता हो है भी कि रही है। पिछली हम तो बार की दोनों पक्ष समझ परफॉर्मेंस रहे हैं संजीव जी, ये भी जानना चाह रही हूँ कि मुश्किलें कहाँ हो सकती हैं बीजेपी को, और ये भी मुश्किलें तो बिल्कुल, और आपने ये बहुत अच्छी जो इस सेगमेंट की शुरुआत की है, क्योंकि मेरे दिमाग में ये बात थी कि भाई हम उन स्टेट्स की भी तो बात करें जहां वो पिछली बार पीक कर गई बीजेपी। तो हम ये तो कह रहे हैं कि अगली उसमें कितनी सीटें और बढ़ाएं, लेकिन जो पिछली है वो सब रिटेन होंगी कि नहीं, तो ये आपने बिल्कुल सही रेलेवेंट पॉइंट उठाया है। ठीक है। अनंत जी, आज जब प्रधानमंत्री बोल रहे थे तो वो अपनी नीतियों, अपनी कामयाबी, अपने जो 10 साल के ऐतिहासिक कार्य उन्होंने किए, अपनी उपलब्धि जो वो मानते हैं वो गिना रहे थे। और एक बात जो जाते जाते उन्होंने कही कि आप लाभार्थियों के बीच में जब जाएंगे, आप जब लाभार्थियों के घरों में जाएंगे तो मोदी का प्रणाम जरूर कहिएगा। तो ये जो कनेक्ट है जो प्रधानमंत्री बनाने की कोशिश कर रहे हैं और जिन ऐतिहासिक कामों को वो एक सांस में गिनाने का काम कर रहे थे, क्या ये भी रिफ्लेक्ट करेगा खासकर इन राज्यों में जब बहुत ज्यादा स्कोप तो है नहीं बीजेपी के पास गेन करने का? हाँ, लॉस जरूर कर सकती है। देखिए, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि बीजेपी के पास गेन करने का स्कोप नहीं है। बीजेपी के पास गेन करने का स्कोप बहुत है, क्योंकि विपक्ष इस गेन को देने के लिए दोनों हाथों से तैयार है। विपक्ष दोनों हाथों से उलीचने के लिए तैयार है कि आप सीटें देने के लिए तैयार है। तो ये कहना कि बीजेपी के पास वो नहीं है, ये मानना उचित नहीं होगा। आनंद जी, नहीं, हम इन राज्यों की बात कर रहे हैं, हम इन सीटों की बात कर रहे हैं जहां बीजेपी का परफॉर्मेंस ऑलरेडी 94% है। हम इन 14 राज्यों की 210 लोकसभा सीटों की बिल्कुल बात ठीक कर रहे हैं। है। मैं भी उन्हीं सीटों की बात कर रहा हूं जहां बीजेपी को परफॉर्म अच्छा करने की आवश्यकता है। इसीलिए मैंने उत्तर प्रदेश का नाम लिया, जहां बीजेपी बहुत अच्छा और उनकी सीट संख्या दहाई में बढ़ सकती है। इसके अलावा मैंने उड़ीसा का नाम लिया, इसके अलावा मैंने बंगाल का नाम लिया, इसके अलावा मैंने केरल का नाम लिया, इसके अलावा मैंने तमिलनाडु का नाम लिया, इसके अलावा मैंने नॉर्थ ईस्ट की सीटों का नाम लिया, जहां बीजेपी अपना स्ट्राइक रेट अच्छा करेगी। और इसमें बीजेपी एक तो प्रधानमंत्री का कनेक्ट और दूसरा राम मंदिर की लहर। मुझे लगता है कि राम मंदिर की बात बनने के बाद जो एक अंडर करंट है, अंडर करंट शब्द थोड़ा ये हो गया है, फैशनेबल हो गया है चुनाव के समय, इसलिए मैं उसका उपयोग विड्रॉ कर रहा हूँ। राम की जो लहर है वो विंध्य के नीचे बहुत ज्यादा है। आप इस बात को हम लोगों को डिस्काउंट करके नहीं चल सकते हम लोग कि राम की लहर का कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। जब हम लाभार्थियों की बात कर रहे हैं तमाम, और विकसित भारत संकल्प यात्रा की भी हमें बात करनी चाहिए, और हमें देखना चाहिए कि 18 करोड़ मतदाताओं के सब पास विकसित भारत संकल्प यात्रा की स्कीमों को लेकर गाड़ियां पहुंच चुकी हैं। ऐसे में अगर ये कहा जा रहा है कि 12 लाख बूथ पर 12 लाख बूथ पर अगर 370 वोट बढ़ा दिए जाएं, तो मुझे लगता है कि ये सारे चीजों को समग्रता में सोचना पड़ेगा। 18 करोड़ वोटर तक विकसित भारत की गारंटी यात्रा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जनता के साथ कनेक्ट, उनकी साख और प्रभु श्री राम के मंदिर बनने के बाद संभावनाएं आपको नजर आ रही हैं। रोहन जी, आज जो मुद्दे सेट किए प्रधानमंत्री, ठीक है, आज जो मुद्दे प्रधानमंत्री सेट कर रहे थे, वो 370 की भी बात कर रहे थे, वो बात कर रहे थे 3 तलाक की भी उन्होंने बात की कि कैसे हमने राजपथ को कर्तव्य पथ बना दिया। इन मुद्दों को लेकर बीजेपी जिन जिन राज्यों में जाएगी, क्या लगता है आपको कि लीड ले पाएगी वो विपक्ष से? अभी तो विपक्ष क्योंकि तितर बितर और बिखरा हुआ ही नजर आ रहा है। नहीं, देखिए प्राची, मैं बिल्कुल अनंत जी से सहमत हूं इस बात से कि जिन मुद्दों का आज प्रधानमंत्री ने जिक्र किया, आप देखिए 2019 में भले ही एक पुलवामा में बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट रहा, लेकिन जब मैं उन दिनों भी देवरिया से लेके बलिया से लेके मुजफ्फरपुर और बिहार के गांवों तक घूम रहा था, तो पुलवामा के बाद जो बालाकोट में स्ट्राइक हुई उसको लेके लोगों के अंदर एक बड़ी मैं कहूँगा एक कॉन्फिडेंस वाली फीलिंग थी। तो अगर आज हम राम मंदिर की एक मूवमेंट की बात करते हैं कि राम टेम्पल बन गया या 370 हो गया और उसके बाद ट्रिपल तलाक हुई, तो अचीवमेंट्स गिनाने के लिए भाजपा के पास में बहुत सारी चीजें हैं 10 साल बाद। और 10 साल बाद आपकी अचीवमेंट्स ही होती हैं जो आपको ले जा सकती हैं, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी कुछ हद तक काउंटर करने को आती है, अनएम्प्लॉयमेंट को लेके हो या बाकी मुद्दों पे हो। लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगा कि स्टेट लीडरशिप का जहां तक ख्याल है, मध्य प्रदेश हो, कर्नाटका हो, उड़ीसा हो, आंध्र प्रदेश हो, यहाँ पे भाजपा ने अपनी स्टेट लीडरशिप्स को उतना मजबूत नहीं किया जितना कि करना चाहिए था। और उसके कारण थोड़ा सा एक सेटबैक जरूर रहेगा। कर्नाटका में आप देखिए
जब चुनाव हो रहे थे मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के और राजस्थान के, तब येदियुरप्पा के बेटे को कमान सौंपी गई। लिंगायत कम्युनिटी एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है। ठीक है रोहन जी, बीच में रोक रही हूँ क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उन सीटों की बात ज्यादा कर रही है जिन सीटों पर उसे नुकसान हुआ है, जो सीटें उनके लिए टफ है, उसी पर काम करती हुई नजर भी आ रही है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुरुक्षेत्र 2024 में इतना ही।